नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी सेमेस्टर फर्स्ट का जो वीएसी पेपर है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी यानी कि खुश रहने की कला। इसकी वन शॉट क्लास को हम इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और ये जो क्लास है वो एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, आई होप एमसीए वगैरह जो भी एप्लीकेबल है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके यहाँ पे वीएसी पेपर में द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी जिनके यहाँ पेपर है उन सब के लिए एप्लीकेबल है। ये आपका सिलेबस है, बहुत छोटा-सा सिलेबस है और यूँ कहें यदि यदि आप जब पीजी लेवल पे पढ़ ही रहे हो, तो चीज़ें बहुत आप जनरलाइज़ कर लेते हो। तो कहीं न कहीं उन्हीं से जुड़ा हुआ ये पेपर है कि हम किस तरीके से खुश रहते हैं या हमें खुश रहने के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी होती है लाइफ़ में। किस तरीके की चाहे वो इकोलॉजिकल की बातें हो या साइकोलॉजिकल बातें हो, तो वो सारी चीज़ें हम इस पेपर में या आपके सिलेबस में वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के साथ जो कि रिलेटेड है ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस से रिलेटेड। ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस क्या है? देखो इकोलॉजी क्या होती है जिसमें हम पेड़-पौधे, जीव-जंतुओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है ह्यूमन इकोलॉजी की। तो क्या होती है ह्यूमन इकोलॉजी? Human ecology is the systematic study of the relationship between human beings and their total environment, including physical, biological, सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशंस यानी कि जो मानव परिस्थिति की है वो मनुष्य और उसके संपूर्ण पर्यावरण जिसमें भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम शामिल है उनके बीच संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है या अध्ययन की एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। It explains how humans adjust, modify, and depend upon their environment for survival, डेवलपमेंट एंड वेल बींग यानी कि ये ह्यूमन इकोलॉजी है वो हमें समझाती है कि मनुष्य अपने अस्तित्व, अपने विकास और अपने कल्याण के लिए पर्यावरण पर किस प्रकार निर्भर करता है और उसे कैसे संशोधित करता है और उसके अनुसार कैसे अपना अनुकूलन करता है यानी कि एडजस्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं, ह्यूमन इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। Unlike general ecology, which studies plants and animals in relation to environment, human ecology specifically focused on यानी कि जो सामान्य परिस्थिति है सॉरी पारिस्थितिकी है वो पौधों और जीवन का अध्ययन करती है जबकि मानव पारिस्थितिकी विशेष रूप से निम्न पहलुओं का अध्ययन करती है यानी कि जो ह्यूमन इकोलॉजी है उसमें क्या-क्या फोकस में लाया जाता है या किन-किन बातों पे जोर देता है। सबसे पहला है ह्यूमन पॉपुलेशन पैटर्न यानी कि जनसंख्या के स्वरूप कैसे है यानी कि जो मानव की जनसंख्या बढ़ रही है या यूँ कहें उसका क्या पैटर्न है, वह अर्बन कितनी है, रूरल कितनी है, एनवायरनमेंट से किस प्रकार वह अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी कि संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया है, चाहे वो नेचुरल सोर्सेज हो, चाहे आर्टिफिशियल हो या यूँ कहे कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ करता है उसका एनवायरनमेंट पे किस प्रकार इम्पैक्ट आ रहा है, उन सबको ये स्टडी करती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि समाज की संगठन सामाजिक संगठन व्यवस्था किस प्रकार है। एनवायरमेंटल एडेप्टेशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कितनी प्रैक्टिसेस है वो जो कि पर्यावरण के इको फ्रेंडली मैनर में चल रही है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड साथ ही में ये भी स्टडी करती है कि मानव व्यवहार का पारिस्थितिकी संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन इकोलॉजी में फोकस में लाई जाती हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी इज इंटरडिपेंडेंस, ह्यूमन्स एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर कंटिन्यूअसली। मानव परिस्थिति का जो मूल विचार है वो इस बात पे निर्भर करता है या यूँ कहे वो पर्यावरण की और मानव की आपस में एक पारस्परिक निर्भरता को बताता है कि मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे को किस प्रकार निरंतर रूप से प्रभावित करते हैं और किस प्रकार एक दूसरे पे से निर्भर है या यूँ कहे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये सारी बातें या यूँ कहे ये कोर कॉन्सेप्ट है जो कि ह्यूमन इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव्स इकोनॉमिक्स कंफर्ट यानी कि जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो आर्थिक सुविधाएं बढ़ती है बट इट इंक्रीजेज पोल्यूशन ऑल्सो यानी कि परंतु इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये एक तरफ ह्यूमन की तरक्की है या यूँ कहे उसका सोशलाइजेशन या यूँ कहे उसकी एक्टिविटी है, लेकिन साथ ही में इस एक्टिविटी का किस पे इम्पेक्ट आता है, पर्यावरण पे या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आता है। अर्बनाइजेशन प्रोवाइड्स अपॉर्च्युनिटीज यानी कि नगरीकरण अवसर देता है, कई तरीके की अपॉर्च्युनिटीज है। फॉर एग्जांपल वो जॉब से रिलेटेड हो सकती है, वो जीविकोपार्जन के लिए हो सकती है, वह जो
आधुनिक सुख सुविधाएँ हैं, उनको भोगने के रिगार्डिंग हो सकती है, बट इट इंक्रीजेज स्ट्रेस एंड सोशल आइसोलेशन ऑल्सो। परंतु इसमें तनाव और सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है, यानी कि शहरों में रहने वाले लोग कितने अपने आप को आइसोलेट रखते हैं या क्यों कहे कितने स्ट्रेस में रहते हैं, वहीं एक एनवायरनमेंट में या गांव में रहने वाला, खुली हवा में रहने वाले के अलग अलग तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं वेलबिंग होता है, या यूँ कहे एक हैप्पी मूड में वह रहता है। तो कहने का मतलब अर्बनाइजेशन अपनी एक्टिविटी है, बट ये कहीं न कहीं एनवायरनमेंट से भी इम्पैक्ट डालती है। नेचुरल सराउंडिंग्स रिड्यूस मेंटल फटीग एंड प्रमोट इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि प्राकृतिक वातावरण मानसिक थकान को कम करता है और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन इकोलॉजी है, वह मानव और एनवायरनमेंट का या पर्यावरण का इंटरडिपेंडेंस क्या है, एक रिलेशन है, उसको ये बीच में रख कर सारी बातें करती है। Thus, happiness is not only a personal emotion but also an ecological outcome। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुख केवल व्यक्तिगत भावना नहीं है, बल्कि का पारिस्थिति परिणाम भी है। व्हेन एनवायरमेंटल क्वालिटी इज हाई, यानी कि जब पर्यावरण की गुणवत्ता अच्छी होगी, सोशल सिस्टम्स आर कोऑपरेटिव, हमारी सामाजिक व्यवस्था सहयोगात्मक होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर फेयर, हमारे हम सबको आर्थिक अवसर न्यायपूर्ण और समान रूप से उपलब्ध होंगे, एंड कल्चरल वैल्यूज प्रमोट हार्मनी, यानी सांस्कृतिक मूल्य जब सामंजस्य को बढ़ावा देंगे, देन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटीज एंड सेटिस्फेक्शन, तब व्यक्ति मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पर को अनुभव करता है और साथ ही में एक संतोष को क्या करेगा, फील करेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो ह्यूमन इकोलॉजी में देखी जाती है कि किस प्रकार से जो व्यक्तिगत भावना है वो केवल सुख तक ही सीमित नहीं है, जबकि पारिस्थितिक क्या है, परिणाम भी है। व्हेन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस अकर्स, यानी कि और जब पारिस्थितिक असंतुलन होगा, तब क्या होगा, पारिस्थितिक असंतुलन से क्लाइमेट चेंज होगा, ओवर क्राउडिंग यानी कि अत्यधिक भीड़ होगी, सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानता बढ़ेगी, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और वहीं पर्यावरण का क्षरण होगा या नुकसान होगा। देन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस, यानी कि तब तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी और असंतोष भी बढ़ेंगे। Therefore, happiness in human ecology is the result of balanced interaction between human needs and environmental सस्टेनेबिलिटी। अतः मानव पारिस्थितिकी का में सुख का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच क्या होना, संतुलन का होना, यानी कि मानव की एक्टिविटी या यूं कहें मानव की नीड और साथ ही में जो एनवायरनमेंट है, इन दोनों में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तभी जाके एक मानव या यूँ कहे जो ह्यूमन इकोलॉजी में हम बात करते हैं हैप्पीनेस की, वह हैप्पीनेस सस्टेन हो पाएगी। डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि अब बात करते हैं कि होती क्या है खुशहाली। फिलोसॉफिकल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मीनिंग। हैप्पीनेस इज बोथ ए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड एन ऑब्जेक्टिव कंडीशन, यानी कि जो सुख है या जो खुशहाली है, वो एक व्यक्तिपरक अनुभव भी है और साथ ही में वस्तुनिष्ठ स्थिति भी है। सब्जेक्टिवली इट इज द फीलिंग ऑफ जॉय, कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, यानी कि व्यक्तिपरक रूप में बात करें तो यह आनंद है, संतोष है और तृप्ति की भावना है। वहीं ऑब्जेक्टिवली बात करें तो इट इंक्लूड्स कंडीशंस लाइक हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, मीनिंगफुल वर्क एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप। और वस्तुनिष्ठ रूप में बात करें तो इसमें स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सार्थक कार्य और सहयोगी संबंध जैसी परिस्थितियां शामिल है। यानी कि कहने का मतलब हमें हैप्पीनेस मिलती किससे है, हमें फील ऑफ जॉय होना, कंटेंटमेंट होना यानी कि संतोष की भावना का आना और हमें तृप्ति का एहसास होना, ये सब्जेक्टिवली है कि हाँ, ये व्यक्तिपरक अनुभव है। लेकिन इन सब का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा हेल्थ बना रहेगा, सोशल सिक्योरिटी फ़ील होगी, एक अच्छा काम करेंगे और एक सपोर्टिव रिलेशनशिप बनेंगे। तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये जो हैप्पीनेस है वो क्या है, सब्जेक्टिव होने के साथ-साथ क्या है, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी है। फ्रॉम साइकोलॉजी हैप्पीनेस इंक्लूड्स 3 डायमेंशंस, यानी कि मनोविज्ञान की बात करें तो उसके अनुसार सुख के 3 आयाम होते हैं। इमोशनल डायमेंशन यानी कि भावनात्मक आयाम, कॉग्निटिव डायमेंशन यानी संज्ञानात्मक आयाम एंड बिहेवियरल डायमेंशन व्यवहारिक आयाम। इमोशनल डायमेंशन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस सच एज लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय, यानी कि जो प्रेम है, कृतज्ञता की भावना है और आनंद जैसी जो सकारात्मक भावनाएं हैं, उनकी उपस्थिति होना, ये हैप्पीनेस का भावनात्मक आयाम है।
वहीं कॉग्निटिव डायमेंशन की बात करें तो इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ सैटिस्फैक्शन यानी कि जीवन से संतुष्टि का मूल्यांकन होना, दैट इज कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ हैप्पीनेस एंड बिहेवियरल पॉजिटिव एंगेजमेंट इन एक्टिविटीज। और हम हमारी जो भागीदारी एक्टिविटीज है उनमें हम सकारात्मक तौर से उनमें क्या रहे, भागीदार बने रहे, सक्रिय भागीदारी हम उनमें देते रहिए। ये क्या बताता है, ये हमारी हैप्पीनेस का एक व्यावहारिक आयाम बताता है। क्योंकि यदि हम हैप्पी रहेंगे या हम हमारा या मूड हमारा कुछ क्या रहेगा, खुश रहेगा और हम एक सुख की भावना महसूस करेंगे, तो जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनमें हम पॉजिटिवली क्या रखेंगे, अपना एंगेजमेंट रखेंगे। वहीं अगर स्ट्रेस में होंगे, तनाव में होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक्टिविटीज़ इतनी परफ़ॉर्म नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई साइकोलॉजी कहती है कि हैप्पीनेस के 3 डायमेंशन होते हैं, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल डायमेंशन। हैप्पीनेस इज़ नॉट ए कांस्टेंट एक्साइटमेंट यानी कि जो सुख है वो कोई निरंतर उत्साह नहीं है, यानी कि हमें एक इक्वल अमाउंट में हमें सैटिस्फैक्शन मिलती रहे या यूँ कहें एक्साइटमेंट होता रहे, दैट इज़ हैप्पीनेस नहीं। इट इज़ ए स्टेबल सेंस ऑफ वेल-बीइंग इवन इन द प्रेजेंस ऑफ चैलेंजेस यानी कि जबकि ये तो चुनौतियों के बीच में भी स्थिर कल्याण की अनुभूति का क्या है, एक मार्ग है या यूँ कहें एक एहसास है। यानी कि जीवन की जो चुनौतियाँ हैं, उनके बीच हम एक बैलेंस बनाकर एक स्टेबल सेंस ऑफ वेल-बीइंग जनरेट करें, दैट इज़ हैप्पीनेस। ऐसा नहीं कि हम हमेशा एक इक्वल या कांस्टेंट एक्साइटमेंट को ही हम फ़ील करते रहे, वही सुख होता है, नहीं। ये हमारे जीवन की जो कई सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनके बीच का एक यूँ कहें बैलेंस्ड एक सेंस है जो कि डेवलप होना चाहिए, दैट इज़ हैप्पीनेस। ट्रू हैप्पीनेस इंक्लूड्स यानी कि अगर वास्तविक सुख की बात करें तो उसमें क्या शामिल होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ्स इम्परफेक्शंस यानी कि जीवन की अपूर्णताओं को स्वीकार करना। ये एक सही मायने में हैप्पीनेस इसको ही बोलते हैं। यानी कि हम ये माने कि लाइफ कभी भी कंप्लीट नहीं होती, यानी कि वो बोलते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो इस बात को ही ध्यान में रख के कि जो लाइफ की इम्परफेक्शंस है उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना, दैट इज मीनिंग ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। इसके अलावा एबिलिटी टू मैनेज पेन यानी कि जो हमारी पीड़ा है, हमारी तकलीफें हैं, उनको मैनेज करने की क्षमता का जनरेट होना, सेंस ऑफ पर्पस जीवन के उद्देश्यों को पहचानना, एंड मोरल इंटीग्रिटी यानी कि नैतिक अखंडता। दैट मीन्स कि हम सही और गलत को गलत यानी सही को सही और गलत को गलत कह सके, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे सामने गलत हो रहा है और हमें पता है कि ये गलत हो रहा है, हम फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि बोलते हैं ना कि अपने अंतर्मन की आवाज़ को पहचानना और गलत के लिए गलत और सही के लिए सही डिसीज़न लेना, दैट इज़ मोरल इंटीग्रिटी। ये एक हैप्पीनेस के ट्रू मायने होते हैं। Thus, happiness is not accidental. It is cultivated through बैलेंस्ड लिविंग यानी कि जो सुख है या जो खुशहाली है वो एक संयोग नहीं है कि ये अचानक होगा, बल्कि ये तो संतुलित जीवन जीने से क्या होता है, विकसित होता है। यानी कि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो हैप्पीनेस है, ये देखो इस चैप्टर का नाम ही या यूँ कहे इस पेपर का नाम क्या है, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। खुशहाल रहने के तरीके या खुशहाल रहने की कला कला क्या की जाती है, सीखी जाती है। तो जो हमारी बैलेंस्ड लिविंग है उससे एक यूँ कहें एक ट्रेडिशन होना, एक फ़ील होना, एक एहसास होना, उसको हमें जनरेट करना है, जो कि हमें इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड दी हैप्पीनेस। नाउ साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल बेसिस यानी कि हम साइकोलॉजी और हार्मोन के बेस पे हैप्पीनेस को डिफाइन करें, दैट मीन्स हैप्पीनेस इज ए स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरोकेमिकल प्रोसेस इन द ब्रेन यानी कि सुख मस्तिष्क के न्यूरो रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती है उनसे जुड़ी होती है। यानी कि जो न्यूरो होता है, जैसे मान लो हमारा ये जो माइंड है, इस माइंड में हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं जो कि इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। ये हमारे न्यूरोकेमिकल जो होते हैं वही हमें खुशी का एहसास दिलाते हैं, दुःख का एहसास दिलाते हैं। तो हम इसके बिहाफ़ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। द ब्रेन कम्युनिकेट्स थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि जो मस्तिष्क है वो न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से संचार करता है। हमारी सेल्स को उस हिसाब से वह क्या देता है, आउटपुट देता है और उसी से हमें एहसास होता है चीज़ों का। इमोशनल स्टेट्स आर बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्फ्लुएंस्ड बाय यानी कि जो भावनात्मक अवस्थाएँ हैं वो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएँ हैं, जो कि निम्न तरह से या निम्न से प्रभावित होती हैं। न्यूरल पाथवेज यानी कि जो हमारा तंत्रिका मार्ग है उससे, हार्मोनल सिक्रेशन यानी कि जो हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं उनसे, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उन सब से हमारी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इम्पैक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। व्हेन ए पर्सन experiences success, appreciations, love
और फिजिकल एक्टिविटी सर्टेन केमिकल्स आर रिलीज्ड, यानी कि जब कोई व्यक्ति को सफलता मिलती है, सराहना मिलती है या प्रेम या शारीरिक गतिविधि का अनुभव करता है, तो अब शरीर में कुछ रसायन रिलीज होते हैं और उन रसायनों से ही हमें अच्छा लगता है। यानी कि जब मान लो अपना कोई खास आपका परिजन है, उसको कोई तकलीफ होती है तो आप भी दुखी होते हो, तो एक इस तरीके के हार्मोन मस्तिष्क से रिलीज होता है जो कि आपको उसका एहसास कराता है। वहीं आपने कई सालों से आप मेहनत कर रहे हो और आपको एक दिन पीडीएफ में आपको नाम दिखता है, रोल नंबर दिखता है कि आपका सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में, तो वो जो हैप्पीनेस आपको फ़ील होती है, जो सक्सेस आपको फ़ील होती है, उसका आपकी बॉडी में या यूँ कहें आपके हार्मोन अपने मस्तिष्क में हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि आपको ये फ़ील करवाता है, तो इन सबको हम जानते हैं। जैसे सबसे पहला ही है डोपामाइन सिस्टम। डोपामाइन सिस्टम किससे रिलेटेड होता है? डोपामाइन जो सिस्टम है वो हमारी खुशी से रिलेटेड होता है। खुशी कह दो या इनाम कह दो या प्रेरणा कह दो, इन सब से रिलेटेड होता है। जब हमें ये एहसास होता है तब इस तरीके का हार्मोन रिलीज़ होता है। इट एसोसिएटेड विथ मोटिवेशन एंड गोल अचीवमेंट, यानी कि ये प्रेरणा और लक्ष्य की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। इट इंक्रीजेज रिपीटिशन ऑफ रिवार्डिंग बिहेवियर, यानी कि ये पुरस्कृत व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि कहने का मतलब अच्छी चीज़ों को ये रिपीट करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। एक्सेस परस्यूट ऑफ डोपामिन कैन लीड टू एडिक्शन, और डोपामिन की अत्यधिक खोज या अत्यधिक इसका होना लत का कारण भी बन सकता है। यानी कि जो अब होता नहीं क्या, जैसे मान लो आजकल के पेरेंट्स हैं, बच्चों को माँगने से पहले चीज़ उनके हाथ में रख देते हैं, तो फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो वह इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा होता है कि मुझे कभी मना भी कर दिया जाएगा क्या? दैट मीन्स वो जो उसका सिस्टम है वो एडिक्ट हो चुका है, यानी कि कहने का मतलब उस खुशी के लिए, इनाम के लिए, इन सब के लिए एडिक्ट होना, ये भी इसका अगर ज़्यादा होता है ये तो ये भी इसका एडिक्शन भी हो जाता है। फिर है सेरोटोनिन सिस्टम। सेरोटोनिन क्या करता है? एक्चुअली ये मूड स्टेबल करने का क्या कह सकते हैं हार्मोन है। साथ ही में ये हमारी नींद को, हमारी भूख को, हमारे जो अदर फील्स होते हैं, नींद, भूख, आराम जैसी चीज़ें होती हैं, उनको ये रेगुलेट करने के काम करता है। इट रेगुलेट्स मूड स्टेबिलिटी, यानी कि सबसे पहली बात करें तो ये मनोदशा को क्या करता है? स्थिर करने का काम करता है। इट इन्फ्लुएंसेस कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल कामनेस, यानी कि ये आत्मविश्वास और भावनात्मक शांति को प्रभावित करता है। लो लेवल्स कॉजेज इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन, और अगर इसकी कमी होती है तो ये चिड़चिड़ापन और अवसाद का कारण भी बन जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो एक तरीके से हम इसको लव हार्मोन भी कह सकते हैं। ये लव हार्मोन भी कहा जा सकता है या इसको हम बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। बॉन्डिंग हार्मोन यानी कि प्यार, दोस्ती, माता-पिता के साथ अपने संबंध या माता-पिता का बच्चों के साथ जो रिलेशन होता है, यानी कि जो ये बॉन्डिंग होती है, ये अफेक्शनेट होता है, वो उनसे रिलेटेड ये हार्मोन होता है। इट स्ट्रेंथens ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग, ये विश्वास और संबंध को मजबूत करता है एंड इम्पोर्टेंट इन फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप। ये पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जनरली क्या होता है? ये हमें फ़ील गुड करवाने का हार्मोन होता है। फ़ील गुड हार्मोन इसको कहते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर में खुशी और एनर्जी का एहसास करवाता है। एंड ऑल्सो इट रिलीज़्ड ड्यूरिंग पेन और फिज़िकल एक्सर्शन, यानी कि ये दर्द और शारीरिक परिश्रम के दौरान स्रावित होता है या रिलीज़ होता है। इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड क्रिएट अ नेचुरल प्लेज़र, यानी कि तनाव को कम करता है और प्राकृतिक आनंद की उत्पत्ति करता है। यानी कहने का मतलब जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं और एक्सरसाइज़ करने के बाद हम अपने आप को लाइट फ़ील करते हैं, खुश फ़ील करते हैं, दैट मीन्स एंडोर्फिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, उससे हमें ये सारे एहसास होते हैं। Thus, happiness has a measurable biological foundation, but long-term happiness depends on balanced lifestyle and mental discipline. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सुख का जैविक आधार स्पष्ट है, यानी कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, उसका आधार भी स्पष्ट है। परंतु यदि हमें दीर्घकालीन सुख चाहिए, दीर्घकालीन खुशहाली चाहिए, तो उसके लिए संतुलित जीवन और मानसिक अनुशासन पर वो हमें जीना पड़ेगा, या उनका हमें एक डिसिप्लिन कहे या यूँ कहे एक मेंटल डिसिप्लिन और एक बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल हमें डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को फ़ील कर पाएँगे। अब बात करें नेक्स्ट कोपिंग विथ स्ट्रेस, यानी कि तनाव से हम कैसे मुकाबला करें, ए लाइफ सेविंग स्किल, यानी कि स्ट्रेस से हम कैसे लड़ें, क्योंकि स्ट्रेस से लड़ना हमारी एक लाइफ सेविंग स्किल है, हमारे जीवन रक्षक एक कौशल के तौर पे जाना जाएगा। स्ट्रेस इज़ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सपॉन्स सॉरी रेस्पॉन्स टू परसीव्ड
थ्रेट और डिमांड, यानी कि जो तनाव है वो किसी खतरे या चुनौती की धारणा के प्रति मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। इट एक्टिवेट्स द फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि यह सहानुभूति तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि लड़ो या भागो तंत्र को सक्रिय करता है। यानी कि कहने का मतलब, जब मान लो 2 चीज़ होती है, आपकी किसी से बहस हो गई, बहस होने पे अचानक साँसों का बढ़ जाना, गुस्सा आना, फिर आपका 2 ही चीज़ होगी, या तो आप इससे मुकाबला करोगे या यहाँ से भाग जाओगे, यानी कि फाइट और फ्लाइट, यानी कि करो या मरो, या फिर भागो, लड़ो या भागो। तो इस तरीके का जो एंडरलाइन हमारे बॉडी में जब रिलीज़ होता है, वो हमारा इन सब से लड़ने का काम करता है। या यूँ कहें, ये जो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, यानी कि अगर अल्पकालीन तनाव होगा तो क्या होगा, इट इंक्रीजेज अलर्टनेस, यानी कि अगर आपको अल्पकालिक तनाव है तो ये आपकी सतर्कता बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जाम का तनाव का होना, एग्जाम का मतलब जैसे अभी ये वीएसी पेपर है और आप ये सोच रहे हो कि यार इसका तो अब मेरे पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, एग्जाम में मैं इसको किस तरीके से डील करूंगा। तो ये इस तरीके का जो स्ट्रेस है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, ऐसा नहीं कि इससे आपको डिप्रेशन हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी में, या यूँ कहें आपके माइंड में अलर्टनेस बढ़ाता है, यानी कि सतर्कता बढ़ाता है। सतर्कता मतलब आप बार-बार करियर रेडीनेस पे आ रहे हो, करियर रेडीनेस पे कमेंट कर रहे हो कि सर वीएसी का पेपर है, एग्ज़ाम 24 फरवरी को है, आप कब इसकी क्लास अपलोड करोगे? और प्लेलिस्ट को आप बार-बार चेक कर रहे हो। दैट मीन्स ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, यानी कि आपकी अलर्टनेस को बढ़ाता है। एंड इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑल्सो, यानी कि और ये आपके प्रदर्शन को भी क्या करता है, सुधार करता है। वहीं यदि अगर आपके पास आप में लॉन्ग टर्म स्ट्रेस डेवलप हो गया, यानी कि दीर्घकालीन तनाव हो गया, दैट मीन्स इट रेजेज कोर्टिसोल लेवल, यानी कि ये कोर्टिसोल स्तर को बढ़ाता है, यानी कि हमारे अंदर स्ट्रेस को ये बढ़ा देता है। इट डैमेजेस इम्यूनिटी, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। इट कॉजेज हाइपरटेंशन, ये उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है। एंड इट लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और ये चिंता और अवसाद का कारण बनता है। यानी कि यदि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहता है तो ये डिप्रेशन की ओर ले जाता है। इफेक्टिव कॉपिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि अगर हमें इससे ज़रूरत से मतलब सही ढंग से इसका मुकाबला करना है तो क्या हम किस तरीके से प्रभावी तरीके से इसका सामना कर सकते हैं। पहला ही है कॉग्निटिव कॉपिंग, यानी कि संज्ञानात्मक उपाय। रिफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स, यानी कि अपने मन में जो नेगेटिव विचार आते हैं उनको हमें पुनः व्यवस्थित करना चाहिए। यानी कि जो नेगेटिव अगर अपने बीच में अपने माइंड में कोई विचार आ रहे हैं तो उनको रिफ्रेम करें, अपने मन से उनको चीज़ों को देख के समझे। एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और यथार्थवादी अपेक्षाएँ ज़रूर विकसित करें, यानी कि चाहे वो आपके दोस्त के प्रति हो, आपके पार्टनर के प्रति हो, अपने माता-पिता के प्रति हो, गुरुजनों के प्रति हो, या अपने समाज के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, आपने जो एक्सपेक्टेशंस ले रखी है, तो वो हाइपोथेटिकल नहीं होनी चाहिए, उनको आपको रियलिस्टिक तौर पे लेना पड़ेगा, यानी कि यथार्थवादी कि यार ऐसा तो होता ही है। उसके अकॉर्डिंग यदि आप इस तरीके की चीज़ें अपने अंदर डेवलप करोगे, तो ये संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव कोपिंग है, जो कि आपको स्ट्रेस से लड़ने में एक प्रभावी अ, स्ट्रैटेजी देगा। इसके अलावा इमोशनल कोपिंग की बात करें, यानी कि भावनात्मक उपाय क्या हो सकते हैं? माइंडफुलनेस, यानी कि सजगता होनी ज़रूरी है, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, इस तरीके की बात अपन कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग, यानी कि हमें गहरी साँस लेनी चाहिए, यानी कि जब ऐसा स्ट्रेस हो तो हमें एक हल्का-हल्का डीप ब्रीथ करना चाहिए। इमोशनल एक्सप्रेशंस, यानी कि भावनाओं की अभिव्यक्ति अपन करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बातें मन में रखें, तो मन में रखी हुई बातें थोड़ा तनाव का कारण बन जाती हैं। फिर आता है बिहेवियरल कॉपिंग, यानी कि व्यवहारिक उपाय क्या है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करो, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क करो, एंड टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय का प्रबंधन करो। तो इससे भी हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है या कम होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज लाइफ सेविंग बिकॉज अनमैनेज्ड क्रोनिक स्ट्रेस इंक्रीजेज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि जो तनाव प्रबंधन है वो जीवन रक्षक है, क्योंकि यदि हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो ये दीर्घकालीन तनाव हमारे को हृदय रोग हो जाएँगे बॉडी में, मधुमेह और मानसिक विकारता है। हैप्पीनेस रिक्वायर्स नॉट द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस बट द एबिलिटी टू मैनेज इट इफेक्टिवली, यानी हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि तनाव की अनुपस्थिति हो जाए लाइफ में, हमें कभी टेंशन ही ना हो, कभी स्ट्रेस ही ना हो, नहीं। हैप्पीनेस का मतलब होता है कि हम उस टेंशन को किस प्रकार से प्रभावी रूप से मैनेज करने की कैपेसिटी खुद को कैसे डेवलप करें, यानी कि अपने अंदर स्ट्रेस को मैनेज करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज़ हैप्पीनेस, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, हैप्पीनेस होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जिसमें इंडोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ हैप्पीनेस को हम डिस्कस करेंगे।
सेकंड यूनिट में हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की जो सुख या यूँ कहे जो हैप्पीनेस है उसके रिगार्डिंग जो थ्योरीज़ है, सिद्धांत है, उनके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। अ, समझते हैं सेकंड यूनिट को। Indological theories of happiness are rooted in Indian philosophical traditions such as the Upanishad, Vedanta, Yoga and other classical schools of thought। यानी कि जो भारतीय दर्शन की जो सुख की थ्योरीज है, सुख मतलब हैप्पीनेस की जो थ्योरीज है, वो भारतीय जो दार्शनिक परंपराएं हैं, चाहे हम यूँ कहें जैसे उपनिषद है, वेदांत है, योग है या अदर जो हमारे शास्त्रीय जो विचारों के जो थॉट के जो कोष रहे हैं, ग्रंथ रहे हैं, उनसे उनमें इनको बहुत अच्छे से बताया है। दीज़ थ्योरीज़ व्यू हैप्पीनेस नॉट मेयरली एज़ प्लेज़र। यानी कि ये जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि जो खुशी है या जो सुख है, वो आनंद ही नहीं है, बट एज़ रियलाइज़ेशन ऑफ द ट्रू सेल्फ एंड हार्मनी बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि जबकि परम सुख क्या है? परम सुख है ट्रू सेल्फ, यानी कि साक्षात्कार करना। और हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा के बीच एक संतुलन होना, दैट इज़ द ट्रू हैप्पीनेस या दैट इज़ द रूट हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू भारतीय दर्शन। अब इसी में हम बात करते हैं पंचकोश थ्योरी एंड आइडिया ऑफ वेलबींग। यानी कि जो पंचकोश सिद्धांत है उनको हम समझते हैं। पंचकोश सिद्धांत ये कहता है कि हमारा शरीर 5 लेयर में है, या यूँ कहे जो हैप्पीनेस है वो 5 लेयर में है। कौन-कौन सी है इनको समझते हैं। द पंचकोश थ्योरी इज डिस्क्राइब्ड इन द तैत्तिरीय उपनिषद। यानी कि जो पंचकोश सिद्धांत है उसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। इट एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन एग्जिस्टेंस को कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। यानी कि ये बताता है कि जो मनुष्य है वो 5 स्तरों या 5 कोशों से बना है, यानी कि कोश और शीथ्स जिसको बोलते हैं। ट्रू हैप्पीनेस इज अचीव्ड व्हेन ऑल 5 लेयर्स आर प्योरिफाइड एंड हार्मोनाइज्ड। वास्तविक सुख तब प्राप्त होता है जब ये पांचों कोश संतुलित और शुद्ध होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द ह्यूमन बीइंग इज नॉट जस्ट ए फिजिकल बॉडी बट ए मल्टी लेयर्ड एग्जिस्टेंस। यानी कि ये सिद्धांत कहता है कि मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है बल्कि बहुस्तरीय अस्तित्व है। द 5 कोश आर, यानी कि और ये 5 कोश कौन कौन से हैं? ये पंच कोश ये है कि हमारा जो शरीर है, जैसे पहला ही कोश है शारीरिक शरीर, यानी कि हमारा फिजिकल शीत या फिजिकल कोश, जो जिसको अन्नमय कोश कहा गया है। दूसरा प्राण या जीवन, यानी कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जिसे प्राणमय कोश कहा गया है। तीसरा होता है मन या भावना, यानी हमारी फीलिंग्स, जिसे मनोन्मय कोश कहा गया है। एंड चौथा है बुद्धि या विवेक, यानी कि जो हमारी मेंटल कंडीशंस को या यूँ कहें मेंटल से रिलेटेड है, जिसको विज्ञान में जो कि हम कई-कई चीज़ें खोजते रहते हैं, उनसे रिलेटेड है। एंड चौथा है, पाँचवाँ है आत्मा, जिसे आनंदमय कोश कहा है। तो पंचकोश ये कहता है कि इन सब में बैलेंस होना ही परम सुख है। यानी कि आप यूँ कहें कि हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, आत्म साक्षात्कार करना ही क्या है? परम सुख है या वेल बीइंग है या हैप्पीनेस है। एक-एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अन्नमय कोश यानी फिजिकल शीथ या फिजिकल कोश की। मेड ऑफ फूड, यानी कि अन्न मीन्स फूड, यानी कि जो शरीर है वो हमारा अन्न से बना है। रिप्रेजेंट्स द फिजिकल बॉडी, और ये जो कोश है वो हमारी फिजिकल बॉडी को, जिसमें हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, अंग आदि शामिल है। इंक्लूड्स बोन, मसल्स एंड ऑर्गन्स, डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट। और ये हमारे पोषण पे और हमारे आसपास के पर्यावरण पे निर्भर करता है कि हम हमारे शरीर को किस प्रकार का पोषण दे रहे हैं, उसी के अनुरूप हमारा शरीर बनता जाएगा। तो ये अन्नमय कोश है। वेलबींग एट दिस लेवल रिक्वायर्स, और इस स्तर पे कल्याण या यूँ कहे खुशी का या सुख का क्या रिक्वायरमेंट है। यदि हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी कि संतुलित भोजन करना चाहिए। हम अगर संतुलित भोजन करेंगे तो हमारा शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो हमें वहाँ से हैप्पीनेस प्राप्त होगी। यानी कि हम अगर जैसे मान लो आज आप जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, शरीर में कई तरीके की बीमारी है, ओबेसिटी है, मोटापा आ गया, डायबिटीज हो गया, कुछ और हो गया, दैट मीन्स हमें हैप्पीनेस, हम क्योंकि वहीं से ही परेशान रहेंगे। तो इस लेवल पे अगर हम वेलबींग की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, तो संतुलित भोजन करना चाहिए, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट और उचित विश्राम करना चाहिए। बात करें दूसरे कोश की, दैट इज प्राणमय कोश, यानी कि वाइटल एनर्जी शीत, यानी कि जीवन ऊर्जा स्तर। इट रिप्रेजेंट्स लाइफ फोर्स, यानी कि ये हमारी प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड एनर्जी फ्लो, और ये हमारे श्वास को और हमारे अंदर शरीर के अंदर जो ऊर्जा
फ्लो होता है, प्रवाहित होती है, उसको ये कंट्रोल करता है एंड कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम, और ये हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। वेल बीइंग रिक्वायर एट दिस लेवल, और इस स्तर पे हैप्पीनेस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है? प्रॉपर ब्रीदिंग, यानी कि सही श्वसन करना चाहिए, यानी कि श्वास हमें मतलब एक तरीके से ब्रीदिंग हमें सही करनी चाहिए एंड प्राण में प्राणायाम। और इस स्तर पे अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए एंड हेल्दी लाइफ़स्टाइल, और हमें स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। अगर हम इसको अपनाएँगे तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका फ्लो एकदम सही रहेगा। हर एक ऑर्गन तक, हर एक अंग तक सही ऑक्सीजन या सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचेगी, और हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम है, वो सारा क्या रहेगा? सही रहेगा, और वो जब सही रहेगा तो हमें यहाँ से हैप्पीनेस फ़ील होगा, या यूँ कहें हमारा प्राणमय जो कोश है वह क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। थर्ड है मनोमय कोश, यानी कि मानसिक स्तर, मेंटल हेल्थ या मेंटल सीट, सॉरी। इट रिप्रेजेंट्स माइंड एंड इमोशंस, ये हमारी मन और भावनाओं के स्तर को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट कंटेन्स थॉट्स, डिजायर्स एंड फीलिंग्स, ये हमारे विचार, इच्छाएं और भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, या इसके अंदर ये शामिल होती है। एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड पीस, और ये हमारे तनाव का और हमारी का क्या है? स्रोत है, यानी कि हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तब भी यही होता है, और अगर हम शांति फ़ील करते हैं तो भी यही होता है। तो कहने का मतलब जो मनोन्मय कोश है वो हैप्पीनेस कब में आएगा? जब हम शांति का क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। और क्या वेल-बीइंग रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? इमोशनल कंट्रोल, हमें हमारी भावनात्मक हमें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, या भावनाओं पे हमें क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, और जो सकारात्मक सोच रखते हैं तब हमारा ये जो हमें अंदरूनी, यानी यूँ कहें मानसिक तौर पे हमें खुशी महसूस होती है, और है मेडिटेशन परफॉर्म, यानी और हमें ध्यान का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमारा जो मनोमय कोश है वहाँ हमें क्या रहे? वो बैलेंस में रहे, और हमें वहाँ पर हैप्पीनेस फ़ील हो। फोर्थ है विज्ञानमय कोश, यानी कि इंटेलेक्चुअल सीट, यानी विज्ञानमय कोश जो हमारे बौद्धिक स्तर को बताता है। इट रिप्रेजेंट्स इंटेलेक्ट एंड विजडम, ये हमारी बुद्धि और विवेक के स्तर को रिप्रेजेंट करता है। एंड एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और ये हमें सही और गलत में भेद करने की क्या देता है? क्षमता देता है, एबिलिटी देता है। यानी कि हम ये कहते हैं ना कि अक्ल पे पत्थर पड़ गया क्या? तो अक्ल पे पत्थर पड़ गया, दैट मीन्स हम सही और गलत में क्या नहीं कर पा रहे? डिसीजन नहीं कर पा रहे। तो यदि हम अपना विज्ञान में कोर्स एकदम हेल्दी होगा, या यूँ कहें हमें वहाँ हैप्पीनेस रहेगी, दैट मीन्स हम सही और गलत में क्या कर पाएँगे? डिफरेंशिएट कर पाएँगे, उनमें भेद कर पाएँगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। एंड मोरल अवेयरनेस, और ये हमारी नैतिक चेतना को बनाए रखता है कि क्या चीज़ नैतिक तौर पे सही है, क्या गलत है। और वेल-बीइंग क्या रिक्वायर है यहाँ पे? सेल्फ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले आत्मचिंतन, यानी कि अपने आप से, यानी यूँ कहें आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जाता है। एंड नॉलेज, यानी कि जितना हमें ज्ञान होगा उस हिसाब से ही ये हमारा जो बौद्धिक स्तर है वह विकसित होगा। एंड एथिकल लिविंग, और हम हमारे जीवन में नैतिक जीवन जी रहे होंगे। नैतिक जीवन का मतलब यही होता है जो कि नीतिगत हो, जो कि सही हो, वह हमें यहाँ पे वो हमें जब हम जिएँगे, बोलते नहीं क्या कि आपने कहीं से सुना कि हमें तो मानसिक संतोष करना पड़ता है। मानसिक संतोष मतलब हम संतोषी आदमी हैं, सारी चीज़ें बदलने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। हम इस तरह के कि हम खुद शांत रहे, इस तरीके से काम करें लाइफ़ में, ताकि हम ना तो दूसरे को परेशान करें, ना दूसरे हमें परेशान करें। दैट मीन्स ये इंटेलेक्चुअल जो कोर्स है उसकी बात करता है। एंड फिफ्थ है आनंदमय कोश, यानी कि जिसको ब्लिस सिद्ध कहते हैं। ये जो आनंदमय कोश है, हमारे को, यानी कि पंचकोश ये कहता है आनंदमय कोश को प्राप्त करना ही क्या है? परम सुख है। क्या है? परम सुख है। इट रिप्रेजेंट्स इनर ब्लिस, ये हमारे आंतरिक आनंद स्तर को रिप्रेजेंट करता है। इट एक्सपीरियंस्ड इन डीप मेडिटेशन, और ये गहन ध्यान के अनुभव से ही प्राप्त होता है। एंड क्लोजेस्ट टू ट्रू सेल्फ, यानी कि ये आत्मा के सबसे निकट है, यानी कि इसको हम यूँ कहें आत्म साक्षात्कार भी ये कहा जा सकता है, जिसको भारतीय दर्शन में क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं, या यूँ कहें परमात्मा कहते हैं। आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना, हालाँकि रूट लेवल पे दोनों में भेद है ही नहीं, लेकिन इस स्तर पे आके, यानी कि जो बोलते हैं ना कि स्व साक्षात्कार हो जाना, यानी जिसको खुद का ही ब्रह्म मिल गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ब्रह्म की प्राप्ति का होना, दैट इज़ आनंदमय कोश। तो ये जो पंचकोश है वो कहते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस इज़ रियलाइज्ड व्हेन अ पर्सन ट्रांसेंड्स लोअर सीट्स एंड एक्सपीरियंसेस द ब्लिस ऑफ
अ आनंदमय कोश यानी कि वास्तविक सुख तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति निम्न स्तरों से ऊपर उठकर आनंदमय कोश का अनुभव करता है। यानी कि जो 5 लेयर है, तो पंचकोश थ्योरी कहती है कि इन 5 लेयरों से यानी इन सबसे ऊपर उठकर 5वें लेयर को प्राप्त करना, आनंदमय को आनंद को प्राप्त करना, या यूँ कहें आत्म साक्षात करना ही परम सुख है, या यूँ कहें वही वास्तविक हैप्पीनेस है। आइडिया ऑफ वेल-बीइंग इन पंचकोश थ्योरी यानी कि पंचकोश थ्योरी में सिद्धांत में कल्याण या सुख की क्या अवधारणा है? वेल-बीइंग इज़ होलिस्टिक यानी कि जो कल्याण है वो समग्र है। समग्र कैसे? फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्टेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य का प्राप्त होना, भावनात्मक स्थिरता होना, बौद्धिक स्पष्टता होना और आध्यात्मिकता का प्राप्त होना, या यूँ कहें आध्यात्मिक अनुभूति का होना ही वास्तव में क्या है? परम सुख है। थस हैप्पीनेस इज़ नॉट टेम्परेरी प्लेज़र बट इनर हार्मनी ऑफ ऑल 5 लेयर्स यानी कि जो सुख है वो क्षणिक आनंद नहीं है कि मज़ा आया। हम कहते हैं ना कि मज़ा आया और ये मज़ा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ, दैट इज़ नॉट ट्रू हैप्पीनेस। ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है? ये पाँचों स्तरों का सामंजस्य होना ही क्या है? हैप्पीनेस है अकॉर्डिंग टू पंचकोश थ्योरी। अब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ सेल्फ एंड अदर यानी कि आत्म और अन्य। आत्म एंड अन्य। तो ये सिद्धांत कहता है, भारतीय चिंतन का जो आत्मदर्शन सिद्धांत है, आत्मदर्शन है, या वो कहता है कि परम की प्राप्ति करना यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति करना, ये क्या है? परम सुख है। इसके अलावा जो बाकी इंद्रिय है, बाकी जो हमारे सांसारिक सुख है, वह क्या है? अदर है। इन इंडियन फिलॉसफी हैप्पीनेस इज़ डीपली कनेक्टेड विद अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी कि भारतीय दर्शन में सुख आत्मा की समझ से जुड़ा हुआ है। द उपनिषद आइडियाज स्टेट्स यानी कि उपनिषदों के अनुसार द ट्रू सेल्फ इज नॉट द बॉडी और माइंड यानी कि जो वास्तविक आत्मा है वो शरीर या मन नहीं है। यानी कि जो आत्मा है यूँ कहे वो मन से अलग है, या यूँ कहे वास्तविक जो आत्मा है वो शरीर या मन नहीं है। आत्मा कह दो या यूँ कहे वास्तविक सुख है। द सेल्फ इज इटर्नल प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि जो आत्मा है वो शाश्वत है और एक शुद्ध चेतना है। इग्नोरेंस क्रिएट्स अटैचमेंट एंड सफरिंग यानी कि अज्ञान है आसक्ति और दुख उत्पन्न करता है। यानी कि यदि हम इसको इग्नोर करते हैं, यानी कि यदि हम आत्मा को इग्नोर करते हैं, तो ये हमारे अंदर आसक्ति बढ़ाता है, और आसक्ति जब होती है तो क्या पैदा करती है? दुख पैदा करती है। यानी कि जब आपने ये खूब पढ़ा है कि महाभारत में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और बताया, अर्जुन जब शस्त्र डाल चुके थे कि हे माधव मैं किस पे वार करूं, सामने तो मेरे अपने ही हैं। तब जो श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था, एक तरीके से वो आत्मन दर्शन ही है। वो क्या है? आत्मन दर्शन ही है, जिसमें ये पता चलता है कि हे पार्थ, ये जो आत्मा है ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है। आसक्ति और दुख उत्पन्न करने वाली अज्ञानता क्या करती है? आसक्ति और दुख उत्पन्न करती है। तो आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, ये हमारा आत्मन सिद्धांत है अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत यानी अद्वैत जो वेदांत सिद्धांत है या अद्वैत सिद्धांत है, जिसमें ये माना जाता है कि आत्मा ही क्या है? परमात्मा है, या यूँ कहें जो सर्वोच्च जो यूनिवर्सल रियलिटी है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। तो आत्मा बेसिकली क्या है? परम का ही अंश है, वह स्वयं में ही क्या है? ब्रह्म है, और ये चीज़ जानना ही क्या है? परम सुख है। आत्मन यानी इंडिविजुअल सेल्फ इज आइडेंटिकल विद ब्रह्म ब्रह्म या यूनिवर्सल रियलिटी यानी कि जो आत्मन है और ब्रह्म है वो एक ही है। रियलाइजेशन ऑफ दिस यूनिटी लीड्स टू सुप्रीम हैप्पीनेस यानी कि इस एकता की अनुभूति करना ही सर्वोच्च सुख या मोक्ष का प्राप्त होना कहा जाता है। यानी कि बोलते हैं भारतीय दर्शन में कि जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। तो मोक्ष प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि हमें ये सांसारिक चीज़ें ऐसे छोड़ के वैसे, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के भी जो तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो अपना आइडेंटिकल जो इंडिविजुअल जो सेल्फ है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसको किसके साथ जोड़कर अनुभव करना? ब्रह्म के साथ उसको जोड़कर अनुभव करना, वही क्या है? सुप्रीम हैप्पीनेस है। आइडिया ऑफ अदर जो बाकी अन्य हैं वो ये अन्य की अवधारणा है। अन्य का मतलब इसके अलावा जो अलग जितनी भी चीज़ें हैं, फिजिकल है, इंद्रिय की जो सुख है, वो सारे क्या है? अन्य में काउंट हो जाते हैं। इन इंडोलॉजिकल थॉट यानी कि भारतीय विचार में देयर इज असेंशियल यूनिटी अमंग ऑल बीइंग्स यानी कि सभी प्राणियों में एक मूल एकता है। द कॉन्सेप्ट वसुदैव कुटुंबकम यानी कि वर्ल्ड इज वन फैमिली प्रमोट्स यूनिवर्सल हार्मनी। जो वसुदैव कुटुंबकम का विचार है विश्व को एक परिवार के तौर पे मानता है।
हैप्पीनेस क्रिएट्स इंक्रीजेज व्हेन यानी कि सुख कब बढ़ता है? ईगो डिक्रीजेज यानी कि जब अहंकार कम होता है तब हैप्पीनेस फील होती है। कंपैशन इंक्रीजेज यानी करुणा बढ़ती है। व्हेन सीज वन सेल्फ इन अदर्स यानी कि जब व्यक्ति स्वयं दूसरों में अपने को देखता है, यानी कि स्वयं को दूसरों में देखता है, तब हैप्पीनेस बढ़ती है। दस सेपरेशन क्रिएट्स सफरिंग, यूनिटी क्रिएट्स हैप्पीनेस। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विभाजन है वो दुखदायी है या दुख देता है, वहीं एकता क्या देती है? सुख देती है। हायरार्की की बात करते हैं, हायरार्की एंड स्टेजेज ऑफ हैप्पीनेस यानी कि अ, भारतीय दर्शन के अनुसार क्या इसकी स्टेजेज है, हायरार्की है। इंडियन फिलॉसफी सजेस्ट दैट हैप्पीनेस हैज़ लेवल्स यानी कि भारतीय दर्शन के अनुसार सुख के विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे पहली स्टेज है सेंसरी प्लेजर, जिन्हें इंद्रिय सुख कहा जाता है, जो कि टेम्परेरी है। डिराइव्ड फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होता है, दैट इज इंद्रिय सुख या सेंसरी प्लेजर टेम्परेरी एंड डिपेंडेंट, और ये अस्थायी है और साथ ही में ये निर्भर करता है मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स पे। एंड इट लीड्स टू अटैचमेंट, और ये आसक्ति उत्पन्न करता है। ये यूँ कहे कि मतलब वैराग्य वैराग क्या? आसक्ति उत्पन्न करता है। आसक्ति मतलब जहाँ अटैचमेंट हो जाता है, ये इंद्रिय सुख है। सेकंड आता है मेंटल हैप्पीनेस, और जब हम इंद्रिय सुख से ऊपर उठते हैं तो हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। फ्रॉम अचीवमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स, ये उपलब्धियों और संबंधों से प्राप्त होता है। मोर स्टेबल देन सेंसरी प्लेजर, और ये इंद्रिय सुख से अधिक स्थिर प्रकृति का होता है। थर्ड आती है इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन यानी कि बौद्धिक संतोष फ्रॉम नॉलेज एंड विजडम, जो कि ज्ञान और विवेक से प्राप्त होता है। एंड हायर देन इमोशनल प्लेजर, और ये भावनात्मक सुख से क्या है? ऊपर होता है। एंड लास्ट आता है स्पिरिचुअल ब्लिस यानी जिसे हम आनंद कहते हैं, आध्यात्मिक आनंद कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस, और ये बाहरी परिस्थितियों से क्या है? स्वतंत्र होता है। यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं कि साधु हर परिस्थिति में क्या होता है? ना उसे दुख महसूस होता है, ना उसे सुख महसूस होता है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल हो गया नहीं। उसको ये कहते हैं कि उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ चुकी है और उसे किसका ज्ञान हो गया है? ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, और वह एक्सटर्नल कंडीशन से क्या हो गया है? अ, एक्सटर्नल कंडीशन से इंडिपेंडेंट हो गया है, फ्री हो गया है, और वो जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, वो उसे ना तो दुःख देती है, ना सुख देती है। तो जो स्पिरिचुअल ब्लिस है वो इनसे फ्री हो जाती है, अचीव्ड थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, और ये ध्यान या और आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है। और ये क्या होता है? परमानेंट होता है एंड सुप्रीम होता है, स्थायी होता है, और सर्वोच्च सुख या सर्वोच्च हैप्पीनेस कही जाती है। हायरार्की शोज दैट यानी कि ये जो कर्म है बताता है, यानी कि कर्म मतलब सेंसरी प्लेजर, फिर है मेंटल प्लेजर, फिर है इंटेलेक्चुअल प्लेजर, और फिर आता है स्पिरिचुअल प्लेजर। तो ये जो हायरार्की है वो बताता है कि लोअर प्लेजर्स आर टेम्परेरी यानी कि जो निम्न स्तर के सुख है वो क्या है? अस्थायी है। हायर प्लेजर्स आर लास्टिंग एंड इंडिपेंडेंट, और वहीं जो उच्च स्तर के सुख है वो स्थायी है और स्वतंत्र प्रकृति के हैं। ट्रू हैप्पीनेस लाइज एट द स्पिरिचुअल लेवल, और वास्तविक जो सुख है यानी कि जो परम सुख है वो आध्यात्मिक स्तर पर क्या करता है? मिलता है, या वहां पर वह प्राप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर, दैट इज रिलेटेड विथ क्रॉस कल्चर कॉन्टेक्स्ट। थर्ड यूनिट में बात करते हैं अपन कि दिस यूनिट एग्जामाइंस हाउ हैप्पीनेस इज अंडरस्टूड डिफरेंटली अक्रॉस कल्चर्स यानी कि अलग अलग कल्चर ने, अलग अलग संस्कृति हैप्पीनेस को किस प्रकार से समझती है, किस प्रकार से बताती है। हाउ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शेप हैप्पीनेस, और जो अंतर व्यक्तिक संबंध है वो हैप्पीनेस को किस प्रकार से आकार देते हैं। एंड हाउ द जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लीड्स टू हायर फुलफिलमेंट, और किस प्रकार से जो हमारी आत्म साक्षात्कार की यात्रा है वो हमें हायर हैप्पीनेस की ओर लेके जाती है, वो सारी बातें ये यूनिट एक्सप्लेन करेगी या बताती है। सबसे पहले बात करते हैं कल्चर एंड हैप्पीनेस की, यानी कि संस्कृति और खुशी या सुख। हैप्पीनेस इज नॉट डिफाइंड इन द सेम वे इन ऑल कल्चर्स, यानी कि सुख की परिभाषा सभी संस्कृतियों में समान रूप से नहीं डिफाइन की हुई है। कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स शेप द मीनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं, सामाजिक संरचनाएं और विश्वास प्रणाली सुख के अर्थ और अनुभव को प्रभावित करती है। यानी कि जो अलग-अलग संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनकी जो परंपराएँ हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर्स है, जो विश्वास है, जो ट्रेडिशंस है, जो नॉर्म्स वगैरह है, वो अलग-अलग ये सारे सिस्टम हैप्पीनेस को अलग तरीके से डिफाइन करती है और अलग तरीके से उसको एक्सपीरियंस करने के लिए
बताती है या यूँ कहें उनके एक्सपीरियंस और अर्थ को प्रभावित करती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स यानी कि व्यक्तिवादी संस्कृति जैसे वेस्टर्न सोसाइटी जो पश्चिमी समाज है, जिसमें जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है यानी कि व्यक्ति पे डिपेंड करता है यानी कि स्वयं की बातें ज़्यादा होती है। इट एम्फसाइज़ पर्सनल अचीवमेंट एंड इंडिपेंडेंस ये व्यक्तिगत उपलब्धि और स्वतंत्रता पर जोर देता है। हैप्पीनेस इज़ लिंक्ड विद सुख जुड़ा हुआ है किससे? फ्रीडम ऑफ चॉइस पहला पर्सनल सक्सेस यानी कि व्यक्तिगत सफलता, फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी कि चयन की जो चुनाव की स्वतंत्रता है, सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान एंड लास्ट इंडिविजुअल राइट्स यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा हुआ है हैप्पीनेस यानी कि ये सारी चीज़ हैप्पीनेस की ओर लेके जाती है और जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है, वो हैप्पीनेस को पर्सनल अचीवमेंट के तौर पे देखता है या यूँ कहे जिसमें इंडिविजुअलिस्टिक बात ज़्यादा है। इमोशनल एक्सप्रेशंस इज़ एनकरेज्ड भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित अ, इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी में या कल्चर में किया जाता है। वहीं हम बात करें कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स की यानी कि सामूहिकवादी या समाजवादी संस्कृतियों की जैसे चीनी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटीज़ है, जो ईस्टर्न सोसाइटीज़ है उनकी बात करें जो कि हैप्पीनेस को देखती है समूह के तौर पे या सामाजिक अ, एक आयाम के तौर पे जिसमें देखती है। इट एम्फसाइज़ ग्रुप हार्मनी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समूह सामंजस्य और सामाजिक उत्तरदायित्व पे जोर दिया जाता है। हैप्पीनेस इज़ लिंक्ड विद फैमिली वेलबींग, सोशल अप्रूवल, ड्यूटी फुलफिलमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स यानी कि सुख का मतलब है कि परिवार के कल्याण से, सांस्कृतिक स्वीकृति से, कर्तव्य पालन से और संबंधों में सामंजस्य से हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। इमोशनल कंट्रोल इज़ वैल्यूड और जो भावनात्मक नियंत्रण नियंत्रण है को ज़्यादा महत्व यहाँ पे दिया जाता है और जो इंडिविजुअलिस्टिक है उसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। रोज़ कल्चर की बात कर लेते हैं। इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर हैप्पीनेस इज़ ऑफ़न सेल्फ सेंटर्ड यानी कि ये पर्सनल सैटिस्फैक्शन की बात करती है। जो व्यक्तिवादी संस्कृति है वो सुख को व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित मानती है। वहीं इन कलेक्टिविस्टिक कल्चर हैप्पीनेस इज़ रिलेशनल यानी कि शेयर्ड वेलबींग है। जो सामूहिकवादी या सामूहिकतावादी संस्कृति है उसमें सुख साझा कल्याण पर आधारित बताया गया है। हाउएवर बोथ कल्चर्स एग्री दैट सोशल सपोर्ट, सिक्योरिटी, मीनिंग इन लाइफ आर एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस यानी कि दोनों ही संस्कृति मानती है कि सामाजिक सहयोग, सुरक्षा और जीवन का अर्थ सुख के लिए क्या है? परम आवश्यक है। थस हैप्पीनेस इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड बट यूनिवर्सली डिजायर्ड यानी कि जो सुख है वो सांस्कृतिक तौर पर निर्मित है परंतु सार्वभौमिक तौर पे क्या है रूप में वांछित है यानी कि अलग-अलग संस्कृति में इसको अलग-अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है लेकिन यूनिवर्सली बात करें तो सब यही कहती है कि इसकी ज़रूरी है ये यानी कि हैप्पीनेस क्या है? ज़रूरी है। ये यूनिवर्सली क्या है? डिफाइंड है जो कि दोनों ही कल्चर में क्या है? एक बेसिक चीज़ है कि हैप्पीनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस अक्रॉस कल्चर्स यानी कि जो व्यक्तिगत संबंध है वो सुख के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ह्यूमंस आर सोशल वेलबींग्स यानी कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है। इमोशनल बॉन्डिंग, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल सपोर्ट क्रिएट साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी जो भावनात्मक जुड़ाव है, विश्वास है, जो पारस्परिक सहयोग है वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। रोल ऑफ रिलेशनशिप्स इन हैप्पीनेस और जो संबंध है उनकी हैप्पीनेस में क्या भूमिका है? इट प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट ये भावनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं। यानी कि जो रिलेशनशिप्स है हमारे समाज में है या यूँ कहें हमसे है वो हमें इमोशनली सपोर्ट करते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस ये हमारे तनाव को कम करते हैं। इंक्रीज सेंस ऑफ बिलोंगिंग ये जुड़ाव की भावना को बढ़ाते हैं एंड इनहेंस सेल्फ वर्थ ये आत्ममूल्य को मजबूती करने का कार्य करते हैं। कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों का ही। वेस्टर्न की बात करते हैं सबसे पहले इट एम्फसाइजेज रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल कंपेटेबिलिटी यानी कि रोमांटिक संबंध और व्यक्तिगत अनुकूलता पर ज़्यादा जोर देता है। फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट जो समान रुचियाँ हैं उन पर आधारित मित्रता होती है यानी कि जहाँ आपका मन मिलता है वहाँ आपकी दोस्ती होती है। इंडिपेंडेंस इज वैल्यूड इवन इन रिलेशनशिप संबंधों में भी क्या है स्वतंत्रता को महत्व ज़्यादा दिया गया है। वहीं बात करते हैं ईस्टर्न व्यू की यानी कि पूर्वी दृष्टिकोण की। इट एम्पसाइज फैमिली लॉयल्टी एंड ड्यूटी
ये पारिवारिक निष्ठा और कर्तव्य पर जोर देता है। रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन एंड रेस्पेक्ट, वहीं सम्मान और दायित्व आधारित संबंध यहाँ पे बनते हैं। एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी इज स्ट्रोंगर देन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी कि सामूहिक पहचान व्यक्तिगत पहचान से कहीं ज़्यादा अधिक मजबूत होती है। दैट इज ईस्टर्न व्यू ऑफ द हैप्पीनेस। डेस्पाइट डिफरेंसेस, रिसर्च शो, यानी कि अंतर होने के बावजूद भी शोध बताते हैं लोनलीनेस रिड्यूस हैप्पीनेस, यानी कि अकेलापन सुख को कम करता है। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस इंक्रीज लाइफ सेटिस्फेक्शन, मजबूत सामाजिक संबंध जीवन संतुष्टि को बढ़ाने का काम करते हैं। ट्रस्ट एंड एम्पैथी आर यूनिवर्सल फाउंडेशंस ऑफ हैप्पीनेस रिलेशनशिप, यानी कि जो विश्वास और सहानुभूति है वो सार्वभौमिक आधार है। अ, इसके रिलेशनशिप्स के क्या है, सार्वभौमिक आधार है। दस इंटरपर्सनल हार्मनी इज एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड हैप्पीनेस। अतः हम कह सकते हैं कि संबंधों में सामंजस्य स्थायी सुख के लिए क्या है, अति आवश्यक है। यानी कि यदि हमें सस्टेनेबल या सस्टेन्ड हैप्पीनेस की नीड है तो इंटरपर्सनल हार्मनी होनी बहुत जरूरी है। टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्म साक्षात्कार की ओर की बात करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीनिंग मीन्स रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, यानी कि स्व प्राप्ति का मतलब होता है कि अपनी पूर्ण क्षमता का विकास करना या अपनी पूर्ण क्षमता को अनुभव करना। इट इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, और यह मनोवैज्ञानिक विकास का क्या है, एक उच्च स्तर है या यूं कहे सर्वोच्च स्तर है। अकॉर्डिंग टू एच मास्लो, यानी कि अब्राहम एच मास्लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि अब्राहम मास्लो ने मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ये के प्रेरणा है, तो उनके अनुसार जो स्व प्राप्ति आवश्यकताओं के पदानुक्रम का क्या है, अंतिम अवसर है। यानी कि मास्लो ने आवश्यकताओं को 5 लेयर में क्या किया है, 5 ऑर्डर में उसको डिफाइन किया है कि वो 5 ऑर्डर इस प्रकार है, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी कि पहली आती है साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की सबसे लोएस्ट नीड हायरार्की है। उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स, फिर आती है लव एंड बिलॉन्गिंग, यानी कि सामाजिक रिश्ते और दोस्ती वाले, फिर आती है एस्टीम, यानी कि आत्म-सम्मान वाले, और फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्म साक्षात्कार। और जब आत्म साक्षात्कार होता है, तो ये एक क्या है, टॉप लेवल की क्या बनती है, हमारी सैटिस्फैक्शन बनती है। यूँ कहे नीड हायरार्की में टॉप लेवल की ये हैप्पीनेस को क्या करता है, फ़ील करता है। तो मास्लो ने हायरार्की नीड हायरार्की थ्योरी में साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलॉन्गिंग एंड एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को बताया है। फिर बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल्स, यानी कि जो स्व प्राप्त व्यक्ति होता है, यानी कि वह व्यक्ति जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, यानी कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त कर चुका है, वह क्या होगा या वो कैसे होते हैं, एक्सेप्ट देम सेल्वेज एंड अदर्स, वो स्वयं को और दूसरों को स्वीकार करता है। आर क्रिएटिव, वो रचनात्मक होते हैं। हैव पर्पज इन लाइफ, वो जीवन में एक उद्देश्य को रखते हैं, यानी कि उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। आर ऑटोनोमस, यानी कि स्वतंत्र होता है। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, और ये निरंतर विकास पर केंद्रित रहते हैं, यानी कि जो स्वप्राप्त व्यक्ति होते हैं उनकी ये विशेषताएं होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स लीड्स टू डीपर हैप्पीनेस बिकॉज, यानी कि स्व प्राप्ति गहरे सुख की ओर ले जाती है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन इनर ग्रोथ, ये आंतरिक विकास पर आधारित है। इट डज नॉट डिपेंड सोलली ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड, ये बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर नहीं रहती। इट इंटीग्रेट्स पर्सनल वैल्यूज विद एक्शंस, ये व्यक्तिगत मूल्य और कर्मों में समन्वय स्थापित करती है। यानी कि जो हम ये कहें कि स्व प्राप्ति है वो गहरे सुख की ओर कैसे लेके जाती है, क्योंकि ये पहली बात तो बाहरी जो चीज़ें होती है, कंडीशंस होती है, उनसे फ्री हो चुकी होती है। ये इनर ग्रोथ की बात ज़्यादा करती है, यूँ कहें आंतरिक विकास पर ये डिपेंड होती है। प्लस ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे इन पे डिपेंड नहीं होती, ये स्वयं में ही क्या होती है, पूर्ण होने लगती है। एंड ये इसका इंटीग्रेशन होता है पर्सनल वैल्यूज का और अपने कर्मों का, यानी कि व्यक्तिगत मूल्य और उस कर्मों में क्या करती है, ये तालमेल बैठाती है। दस हैप्पीनेस एट द हाईएस्ट लेवल इज सेल्फ रियलाइजेशन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च सुख आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार में ही निहित है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की ओर, दैट इज लोकल एंड ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। फोर्थ यूनिट में हम बात करने वाले हैं लोकल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि स्थानीय और वैश्विक दृष्टिकोण क्या है सुख के या खुशी के। दिस यूनिट स्टडीज हाउ हैप्पीनेस इज अंडरस्टूड एज मेजर्ड एट लोकल एंड ग्लोबल लेवल्स, यानी कि
इस यूनिट में हम बात करेंगे कि जो हैप्पीनेस है वो स्थानीय स्तर पे और वैश्विक स्तर पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से मेजर की जाती है एंड हाउ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया परफॉर्म इन ग्लोबल हैप्पीनेस असेसमेंट। और जो देश है वो किस प्रकार से इंक्लूडिंग इंडिया यानी कि सारे ही देश किस प्रकार से हैप्पीनेस को असेसमेंट करते हैं यानी कि ग्लोबल लेवल पे किस प्रकार से हैप्पीनेस मेजर की जाती है। सुख को दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है, इनकी लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। पहला है लोकल पर्सपेक्टिव यानी कि स्थानीय दृष्टिकोण। द लोकल पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन हैप्पीनेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन। यानी कि जो स्थानीय दृष्टिकोण है सुख का या खुशी का, वो निम्न स्तरों से देखा जाता है कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, सामुदायिक पे और राष्ट्रगत स्तर पे इसको देखा जाता है। लोकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हैप्पीनेस इंक्लूड यानी कि जो स्थानीय सुख को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन-कौन से हैं? यानी कि हम बात करें लोकल हैप्पीनेस की, तो कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोकल पर्सपेक्टिव में या लोकल हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है फैमिली रिलेशनशिप यानी कि पारिवारिक संबंध होते हैं जो लोकल लेवल पे हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिर है कल्चरल ट्रेडिशंस यानी कि सांस्कृतिक परंपराएँ कैसी हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेज़ यानी कि धार्मिक प्रथाएँ क्या हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ आर्थिक सुरक्षा किस तरह की है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट शिक्षा और रोजगार का स्तर या रोजगार का की कंडीशंस कैसी है, एंड लोकल गवर्नेंस स्थानीय शासन की किस प्रकार का है। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैप्पीनेस इज क्लोजली लिंक्ड विथ यानी कि हम ये बात करें कि जो कई सारी पारंपरिक सोसाइटीज है वो हैप्पीनेस से किस प्रकार क्लोजली तौर पे लिंक्ड है, दैट इज सोशल हार्मनी, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज। यानी कि जो पारंपरिक समाज है वो सुख से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनके बीच में सामंजस्य होता है, बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना होती है, सामुदायिक भागीदारी होती है यानी कि जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है, एंड आध्यात्मिकता का अभ्यास किया जाता है या यूँ कहे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जहाँ पे परफॉर्म की जाती है। ये कई जो पारंपरिक समाज है वो हैप्पीनेस को इन मायनों में समझती है, इन मायनों में देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन इंडियन सोसाइटी फेस्टिवल्स, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स एंड रिलीजियस रिचुअल्स कंट्रीब्यूट टू कलेक्टिव हैप्पीनेस। यदि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जो भारतीय समाज है उनमें जो त्योहारों की अवधारणाएँ हैं, कई तरीके की जो त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं वो सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं, या सामाजिक समरसता का मतलब होता है वही हैप्पीनेस। संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है, प्रथा है और धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं, ये सारे सामूहिक सुख को बढ़ाने की प्रैक्टिस के तौर पे देखे जा सकते हैं। तो ये लोकल पर्सपेक्टिव है हैप्पीनेस का। अब हम बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। द ग्लोबल पर्सपेक्टिव स्टडीज हैप्पीनेस एट द इंटरनेशनल लेवल बाय कंपेयरिंग कंट्रीज। यानी कि जो वैश्विक दृष्टिकोण है वो विभिन्न देशों के बीच सुख किस प्रकार से तुलना करता है, किस प्रकार से वहाँ पर देखता है। इट कंसिडर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास किस तरीके का है कई देशों के बीच में या दो देशों के बीच में, उसको ये यहाँ पे कंसिडर करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता किस प्रकार की है, सोशल इक्विटी या इक्विलिटी यानी कि सामाजिक समानता क्या है, हेल्थ सिस्टम यानी कि वहाँ का स्वास्थ्य जो प्रणाली है या यूँ कहें स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स और स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की स्थितियाँ किस प्रकार की है। इन सारी चीज़ों को हम वैश्विक दृष्टिकोण में 2 कंट्रियों के बीच तुलनात्मक तौर पे देखते हैं। ग्लोबल स्टडीज अटेम्प्ट टू आंसर यानी कि जो वैश्विक अध्ययन है वो ये जानने का प्रयास करते हैं व्हाई आर सम कंट्रीज हैप्पियर देन अदर्स। यानी कि कुछ देश अधिक सुखी क्यों है दूसरों के मामले में। डज हायर इनकम गारंटी हायर हैप्पीनेस। क्या अधिक आय अधिक सुख देने का काम करती है, अधिक सुख देती है। यानी कि कोई कंट्री है जिसकी जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन क्या वह जीडीपी ज़्यादा है तो क्या वहाँ पे सुख भी ज़्यादा है यानी कि हैप्पीनेस ज़्यादा है। जैसे भारत इसमें एक एग्जांपल है। भारत की जीडीपी आज बहुत है, यानी कि दुनिया में लीडिंग कंट्रीज़ में आती है। तकरीबन टॉप 4 और टॉप 5 यानी कि टॉप 5 कंट्रीज़ में इंडिया की जीडीपी आती है, लेकिन क्या हैप्पीनेस के मामले में भी यही है? नहीं है। तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस है वो हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस से फाइंड आउट होते हैं। व्हाट रोल टू गवर्नेंस एंड सोशल ट्रस्ट प्ले। शासन और सामाजिक विश्वास की क्या भूमिका है। इन सारे प्रश्नों के आंसर हमें वैश्विक जब हम अध्ययन करते हैं खुशी का, सुख का, तब हमें ये इनके सारे आंसर प्राप्त होते हैं। दस लोकल हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन कल्चर एंड ट्रेडिशन। यानी कि जो स्थानीय सुख है वो सांस्कृतिक संस्कृति पे आधारित होता है, व्हाइल ग्लोबल हैप्पीनेस इज मेजर्ड थ्रू
कंपैरेटिव डाटा, जबकि जो वैश्विक सुख है वो तुलनात्मक आंकड़ों से मापा जाता है। मेजरिंग हैप्पीनेस की इंडिकेटर्स, यानी कि जो हम हैप्पीनेस को मेजर करें तो कुछ मुख्य इंडिकेटर्स हैं। हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव बट रिसर्चर्स मेजर इट यूजिंग साइंटिफिक इंडिकेटर्स, यानी सुख व्यक्तिपरक है लेकिन शोधकर्ता इसे वैज्ञानिक संकेतकों के माध्यम से मापते हैं। की इंडिकेटर्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि सुख के प्रमुख संकेतक क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी कि जो ये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, ये आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। हायर इनकम ऑफन इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि अ, अधिक आय जीवन स्तर को सुधारने का काम करती है। तो कहने का मतलब, जिस कंट्री की जीडीपी अच्छी होती है, पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है, दैट मीन्स वहाँ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है। और वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या माना जाता है, क्या होता है, हाई होता है, बिकॉज हायर इनकम लीड्स टू लिव हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि औसत आयु, या यूँ कहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बोलते हैं कि हम औसत कितना ज़िंदा रहते हैं। इट इंडिकेट्स हेल्थ क्वालिटी, ये हमारे स्वास्थ्य गुणवत्ता को बताता है। लॉन्गर लाइफ रिफ्लेक्ट्स बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, और लंबी आयु बेहतर चिकित्सा सुविधा को दर्शाती है। यानी कि जिस कंट्री की औसत आयु लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, वहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हेल्थ सिस्टम है, वो ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटेटिव है, और वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है। जैसे इसमें अब हम बात करें जापान की, दुनिया में सबसे अच्छी लाइफ अगर बात करें औसत आयु है, वो जापान में देखने को मिलती है। भारत की औसत आयु 70 से नीचे-नीचे ही है, तो कहीं न कहीं हम ये कहते हैं वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेंसी अभी क्या है, कम है। सोशल सपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड, यानी कि आवश्यकता के समय परिवार और मित्रों की उपलब्धता किस प्रकार की है। स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स इंक्रीज वेलबींग, मजबूत सामाजिक संबंध कल्याण बढ़ाते हैं, यानी कि जो सामाजिक सहयोग है वो किस प्रकार का है। इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि जो भारत का जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो इस मामले में टॉप पे आता है। तो इस मामले में भारत की हैप्पीनेस सुपर्ब है। यहाँ पे जैसे मान लो आपने देखा भी होगा कि जैसे आप अपने घर में देखते होंगे कि पापा जब बीमार होते हैं तो माँ उनकी कितनी सेवा करती है, माँ बीमार होते हैं तो पापा कैसे करते हैं, या आप बीमार होते हो तो आपकी कैसे करते हैं। परिवार में जो हमारे परिजन होते हैं उनमें एक बहुत अच्छी बॉन्ड होती है, जो कि वेलबींग को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसे स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड के नाम से भी हम देखते हैं। फिर है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, यानी कि जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता कितनी है। पॉलिटिकल एंड पर्सनल फ्रीडम, यानी राजनीतिक तौर पे कितनी स्वतंत्रता है और व्यक्तिगत तौर पे कितनी स्वतंत्रता है। एबिलिटी टू चूज करियर एंड लाइफस्टाइल, और करियर और जीवन शैली चुनने की कितनी क्षमता है, कितनी आपको फ्रीडम है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीडम है उतनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी। आप यूँ कह सकते हैं, यानी कि कितना आप पे सामाजिक दबाव है, कितना आप पे पॉलिटिकल प्रेशर है, कितना आपको पर्सनली फ्रीडम मिली हुई है, चाहे वो अपने करियर को चूज़ करने में हो, चाहे लाइफ़स्टाइल को चूज़ करने में हो, या जीवन को देखने के नज़रिए की बात हो। परसेप्शन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की धारणा। ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि शासन में कितना विश्वास है लोगों को। लो करप्शन इंक्रीजेज सेटिस्फेक्शन, यदि भ्रष्टाचार कम होता है तो इससे सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। जेनरोसिटी, यानी कि उदारता। एक्ट्स ऑफ चैरिटी एंड हेल्पिंग बिहेवियर, यानी दान और सहायता का व्यवहार कैसा है। इंक्रीजेज कलेक्टिव हैप्पीनेस, और ये सामूहिक सुख को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि जो उदारता है, आपके अंदर जो उदारता है, वो एक सामूहिक हैप्पीनेस को बढ़ाती है। या यूँ कहें, जैसे मान लो आप देखते होंगे कि आपके परिवार में से किसी ने डोनेट किया है, एक अच्छी खासी चैरिटी करी है, तो उससे आपको भी हैप्पीनेस मिलती है। तो ये जो जेनरोसिटी है वो भी एक हैप्पीनेस का क्या है, मेजरमेंट है। हैप्पीनेस मेजरमेंट कंबाइन्स, यानी कि सुख का मापन इस प्रकार होता है। ऑब्जेक्टिव डेटा, इनकम और हेल्थ, यानी वस्तुनिष्ठ डाटा की बात करें तो आय और स्वास्थ्य। सब्जेक्टिव डेटा की बात करें तो सेल्फ रिपोर्टेड लाइफ सेटिस्फेक्शन, व्यक्तिपरक आंकड़ों में जीवन की संतुष्टि, दोनों पे ही आधारित होता है। यानी कि जो हैप्पीनेस का मेजरमेंट है वो ऑब्जेक्टिव डेटा और सब्जेक्टिव डेटा दोनों पे ही क्या होता है, डिपेंड होता है। दोनों का ही कमाइंड होता है। अब बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की। द मोस्ट वेल नोन ग्लोबल मेजर is the World Happiness Report published annually under the United Nations Sustainable Development Solution Network, यानी कि जो वैश्विक स्तर पर सबसे प्रसिद्ध माप है हैप्पीनेस का, दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसे संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन, ये अलग अलग देशों को रैंक देती है कि हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसमें आपकी क्या पोजीशन है, इसमें किस किस बातों को ध्यान में रखा जाता है। इनकम को, सोशल सपोर्ट को, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
को, फ्रीडम को और जेनरोसिटी को, इन सबको एंड ट्रस्ट को, इन सबको ये ध्यान में रखकर इसकी रैंक बनाई जाती है। यानी कि आय, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और विश्वास, इन सारे आंकड़ों को ध्यान में रख के या इन सारे बातों को ध्यान में रख के ये रैंक डिसाइड की जाती है। अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंट्रोड्यूस बाय भूटान। और एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा की बात करें तो सकल राष्ट्रीय सुख, जिसे GNH यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसे भूटान ने प्रस्तुत किया है, ये भी एक हैप्पीनेस को मेजर करने का क्या है, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। GNH एम्फेसाइज यानी कि ये जो सकल राष्ट्रीय सुख है या समृद्धि है, ये अ, इस पे जोर देता है। इट इज फोकस ऑन कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी कि सांस्कृतिक संरक्षण की बात करता है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन की बात करता है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की के ऊपर ये जोर देता है। Thus, happiness index shifts focus from economic growth alone to overall well-being। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो हैप्पीनेस है, सुख है, ये सूचकांक, सुख के सूचकांक केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि समग्र कल्याण पर ध्यान देता है। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है तो वह हैप्पीनेस के मामले में टॉप पे होगा, नहीं। वहाँ ओवरऑल कैसी वेलबींग है, इन सबको कंसिडर किया जाता है हैप्पीनेस के मामले में। इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि भारत की बात करें तो भारत की क्या स्थिति है। इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हैज जनरली बीन लोअर कंपेयर टू मैनी डेवलप्ड नेशन। यानी कि भारत की स्थिति की बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में तो प्राय विकसित देशों की तुलना में कम ही रही है, कम ही देखने को मिली है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडिया की रैंकिंग को अफेक्ट करते हैं। पहला, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी यानी कि आर्थिक असमानता है। यानी कि इंडिया के समाज को अगर हम डिवाइड करें तो 80% और 20% में डिवाइड करें। 80% जनता के पास देश का 20% ही सुख है या यूँ कहे इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। वहीं 10-20% जनता के पास देश का 80% इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इस तरीके की जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है वो इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती है। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो दशा है भारत के जैसे कंट्रीज में, क्योंकि दुनिया में हम 140 करोड़ है, किस मामले में, मोर देन 140 करोड़ है पॉपुलेशन के मामले में, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है ये हमारी हैप्पीनेस की जो रैंक है उसको डिक्रीज कर देती है। पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी की स्पीड से बढ़ती है या बढ़ रही है, तो वो भी हमारे रिसोर्सेज पे क्या करती है कि दबाव क्रिएट करती है। दैट्स वाई हमारी हैप्पीनेस जो रैंकिंग है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। हेल्थ केयर चैलेंजेस ऐसी कंट्रीज में, यानी कि भारत जैसे दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली देश में सबसे ज़्यादा इस तरीके की जो देश है जो कि विकसित हो ही रहा है अभी, तो वहाँ हेल्थ केयर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनकी चुनौतियाँ हमारे सामने बहुत ज़्यादा है। सोशल डाइवर्सिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, सामाजिक और क्षेत्रीय विविधताएँ बहुत है। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है कि एक ऐसा रीजन जो कि विकसित हो गया है, जहाँ पे कई सारी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहीं एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या नहीं हो पाया है, डेवलप नहीं हो पाया है। तो इस तरीके की जो डाइवर्सिटी है वो भारतीय समाज में खूब देखने को मिल रही है। तो ये वो सारे कारण हैं जो कि भारत की हैप्पीनेस को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं ग्लोबल लेवल पे। हाउएवर इंडिया हैज़ स्ट्रेंथ सच एज, जबकि इंडिया में कुछ स्ट्रेंथ भी है, यानी कि फिर भी भारत में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो कि हैप्पीनेस के मामले में थोड़ी अलग है या यूँ कहें उसको आगे लाने के काम करती है। इतना सब होने के बावजूद भी इंडिया की स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम आज भी देखने को मिलता है, मजबूत पारिवारिक व्यवस्था, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, आध्यात्मिक परंपराएँ, कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधताएँ एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग, सामुदायिक जुड़ाव इंडिया में आज भी स्ट्रेंथ के पॉइंट है जो कि हैप्पीनेस को ऊपर लाने का काम करते हैं। Thus, while economic indicators may lower ranking, cultural and spiritual factors contribute positively टू इंडिविजुअल हैप्पीनेस। यानी कि आर्थिक संकेतक रैंकिंग को कम कर सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के तौर पे देखें तो वो हमारे रैंक को भले ही कम कर रहे हैं, परंतु सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो कारक है वो व्यक्तिगत सुख को सकारात्मक रूप में क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे कल्चरल और स्पिरिचुअल फैक्टर्स है वो हमारे हैप्पीनेस को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। वहीं जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो हमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर जाते हैं। दैट्स व्हाई हमारी रैंकिंग क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी पीजी सेमेस्टर के वीएसी फर्स्ट सेमेस्टर के वीएसी पेपर की, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी वाले पेपर की वन शॉट क्लास। यदि आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए
तो आप टाइमली हमें कमेंट कर दिए, हम उसके बाद ही इसके वन शॉट सॉरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स अपलोड कर पाएँगे। क्योंकि बेसिकली मुझे नहीं लग रहा कि पीजी लेवल पे आपको वन शॉट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इतनी नीड भी है। क्योंकि अगर आपने डिटेल क्लास देख ली है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी ही क्लियर हो चुकी हैं। तो एमए, एमकॉम, एमएससी और साथ ही में एमसीए और एमबीए जहाँ भी आपकी बीएससी पेपर एप्लीकेबल है और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो ये क्लास आपके लिए ही है बनी है। तो आप इस क्लास को देखिए आराम से को है हमारा एक प्रयास है कि एग्ज़ाम में आपको कुछ यहाँ से चीज़ें क्लियर हुई हो, अच्छे से समझ में आई हो। तो लिए हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम देकर आने के बाद इधर आप कमेंट भी करें कि आपको ये क्लास ने आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम में बेनिफिट दिया है। सो वन्स अगेन वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।